हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 4 है। आज हम रिवर्सिबल एवं इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस जिन्हें उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं तथा इरिवर्सिबल प्रोसेस जिन्हें अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हम कहते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी रिएक्शन या प्रोसेस के होने के लिए, संपन्न होने के लिए उस पर दो प्रकार के फोर्स कार्य करते हैं। ड्राइविंग फोर्स यानी कि प्रेरक बल एवं दूसरा फोर्स होता है अपोजिंग फोर्स यानी कि विरोधी बल। प्रेरक बल वह बल होता है जो कि किसी प्रोसेस अथवा रिएक्शन के संपन्न होने के लिए प्रेरक का कार्य करता है, अर्थात उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस को उत्पन्न करता है अथवा उसकी कंडीशंस को फेवरेबल बनाता है। ठीक है। और जो अपोजिंग फोर्स होता है वह क्या होता है? विरोधी बल होता है। यह रिएक्शन को संपन्न होने से या शुरू होने से रोकता है। ठीक है। तो ये दो प्रकार के फोर्सेस हो गए, बल हो गए। तो यदि प्रेरक बल है जो कि प्रेरित करता है रिएक्शन को संपन्न होने के लिए या स्टार्ट होने के लिए, प्रेरक बल हमेशा किसी भी रिएक्शन के संपन्न होने के लिए एवं स्टार्ट होने के लिए प्रेरक बल का मान हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। किस बल की तुलना में? अपोजिंग फोर्स बल की तुलना में, यानी कि विरोधी बल की तुलना में। अतः हम ये मानते हैं कि यदि ड्राइविंग फोर्स, डीएफ यानी ड्राइविंग फोर्स यानी कि प्रेरक बल का मान ग्रेटर देन, ज़्यादा हो, किसकी तुलना में? अपोजिंग फोर्स यानी कि विरोधी बलों की तुलना में ज़्यादा हो प्रेरक बल का मान, तो हमेशा वह रिएक्शन अकर्स यानी संभव होगी, वह रिएक्शन हो जाएगी या वह प्रोसेस संभव हो जाएगा। और इसके विपरीत यदि विरोधी बल यानी अपोजिंग फोर्स का मान डिराइविंग फोर्स यानी प्रेरक बल की तुलना में अधिक हो तो वह रिएक्शन संपन्न नहीं हो सकती या वह रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है। अब हम आते हैं ऊष्मागतिकी में। ऊष्मागतिकी में रिवर्सिबल प्रोसेस एवं इरिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि उत्क्रमणीय प्रक्रम एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम भी किस पर निर्भर करते हैं? ड्राइविंग फोर्स यानी कि प्रेरक बल पे निर्भर करते हैं। तो यदि मान लिया यदि किसी प्रक्रम का ड्राइविंग फोर्स यानी कि प्रेरक बल का मान अपोजिंग फोर्स यानी कि विरोधी बलों की तुलना में प्रेरक बल का मान इनफाइनाइट साइमली ग्रेटर यानी अनंत सूक्ष्म मात्रा से अधिक हो, यानी बहुत कम अधिक हो, अनंत सूक्ष्म यानी बहुत छोटी मात्रा, अनंत सूक्ष्म यानी बहुत छोटी मात्रा से अधिक हो, यानी थोड़ा सा अधिक हो, बहुत कम अधिक हो, तो क्या होगा? वह रिएक्शन, वह प्रोसेस होगा, संपन्न होगा, परंतु किस गति से होगा? वेरी स्लो, बहुत कम गति से होगा, यानी बहुत मंद गति से होगा। और यह प्रोसेस क्या कहलाएगा? उत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी रिएक्शन का प्रेरक बल का मान ड्राइविंग फोर्स का मान विरोधी बलों की तुलना में अनंत सूक्ष्म मात्रा से अधिक हो तो वह प्रक्रम बहुत मंद गति से संपन्न होता है और वे प्रक्रम रिवर्सिबल प्रोसेस यानी उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम जब होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समय सिस्टम के जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, अवस्था फलन हैं, यानी सिस्टम के जो गुण हैं जो कि अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कॉम्पोजिशन इत्यादि, ये गुण भी सराउंडिंग के स्टेट वेरिएबल्स की तुलना में अनंत सूक्ष्म मात्रा में अधिक होते हैं। क्या हुआ कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो तंत्र के गुण हैं, अवस्था फलन है या तंत्र को निर्धारित करने वाले गुण हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, उनका मान सराउंडिंग के गुणों की तुलना में, अवस्था फलनों की तुलना में अनंत सूक्ष्म मात्रा में अधिक होता है। या फिर हम ये कह दें कि जो तंत्र है वो परिपार्श्विक के साथ लगभग इक्विलिब्रियम में, साम्य में रहता है। हम ये कह दें कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक तराजू है। तराजू में एक तरफ हमने 10 किलोग्राम का वाट रख दिया, 10 किलोग्राम का वेट रख दिया, ठीक है, और दूसरी तरफ भी हमने 10 किलोग्राम का वेट रख दिया। तो दोनों तरफ बैलेंस बराबर होगा, यानी तराजू की पोजीशन दोनों तरफ बराबर होगी, ठीक है, और तराजू इक्विलिब्रियम में होगा, साम्य में होगा।
अब हम ये करते हैं कि किसी भी एक पलड़े में क्या करेंगे, 1 मिलीग्राम वेट को ऐड कर देंगे, 1 मिलीग्राम वेट और रख देंगे। 1 मिलीग्राम वेट रख देंगे तो उस पलड़े का वेट, भार कितना हो गया, 10.001 किलोग्राम हो गया, और दूसरे पलड़े का भार वही रहा, 10 किलोग्राम रह गया। तो अब क्या होगा, तराजू जिस तरफ हमने 1 मिलीग्राम वेट को, भार को ऐड किया था, जोड़ा था, उस तरफ से तराजू धीरे धीरे उस तरफ का पलड़ा धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वह प्रोसेस संपन्न हो रहा है, परंतु अत्यंत धीमी गति से संपन्न हो रहा है ना। तो इस प्रकार हम ये मानते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस, उत्क्रमणीय प्रक्रम हमेशा मंद गति से संपन्न होते हैं, और उत्क्रमणीय प्रक्रम में हमेशा तंत्र के अवस्थाचर सराउंडिंग के अवस्थाचर के साथ साम्य में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। फॉर एग्जाम्पल हम ये मानते हैं कि कि तंत्र एवं परिपार्श्विक आपस में ऊष्मा का विनिमय कर रहे हैं। ठीक है, आपस में ऊष्मा का विनिमय कर रहे हैं मतलब तंत्र एवं परिपार्श्विक की ऊष्मा लगभग साम्य में है, अर्थात उनका ताप लगभग साम्य में है। अब यदि तंत्र की ऊष्मा का मान इनफाइनाइट साइमली यानी अनंत सूक्ष्म मात्रा से कम कर दिया जाए परिपार्श्विक की तुलना में, तो क्या होगा, परिपार्श्विक से ऊष्मा का स्थानांतरण होगा तंत्र की ओर, और यह प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा, है ना। इसी प्रकार यदि परिपार्श्विक की ऊष्मा का मान अनंत सूक्ष्म मात्रा से इनफाइनाइट साइमली कम कर दिया जाए तंत्र की तुलना में, तो क्या होगा, जो तंत्र है वो क्या करेगा, हीट को इवॉल्व करेगा, यानी परिपार्श्विक की तरफ तंत्र जो है ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। अर्थात यह प्रोसेस यहाँ उल्टा हो गया, वहाँ तंत्र ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था और यहाँ तंत्र ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम वे प्रक्रम होते हैं जिनको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, जिनको रिवर्स किया जा सके, यानी जिनको अपोजिट डायरेक्शन में, विरोधी डायरेक्शन में भी संपन्न करवाया जा सके। अर्थात हम ये कहते हैं कि परिपार्श्विक के वेरिएबल्स में, परिपार्श्विक के चरों में यदि हम अनंत सूक्ष्म मात्रा में परिवर्तन कर देते हैं तो उस प्रक्रम को हम उत्क्रमित कर सकते हैं। इस प्रकार के तंत्र रिवर्सिबल सिस्टम कहलाते हैं। अब आते हैं हम इरिवर्सिबल सिस्टम पे। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या होता है, तंत्र की अवस्था के चर परिपार्श्विक की अवस्था के चर की तुलना में बहुत परिमित मात्रा में, अनंत सूक्ष्म मात्रा में नहीं, परिमित मात्रा यानी मेजरेबल, मापने योग्य मात्रा में डिफरेंट होते हैं, यानी भिन्न होते हैं। और परिमित मात्रा में भिन्न होने के कारण तंत्र एवं परिपार्श्विक कभी भी साम्यावस्था में नहीं रहते हैं। किसमें, इरिवर्सिबल सिस्टम में, यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस में। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, एक तो तंत्र एवं परिपार्श्विक आपस में कभी भी साम्यावस्था में नहीं रहेंगे, क्योंकि तंत्र के चर और परिपार्श्विक के चर फाइनाइट मात्रा में यानी परिमित मात्रा में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, है ना, उनमें अंतर ज़्यादा होता है। और दूसरा, ये फास्टली संपन्न होते हैं, यानी तीव्र गति से संपन्न होते हैं, क्योंकि दोनों के गुणों में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। और इस प्रकार के प्रोसेस जब दोनों के गुणों में अंतर होता है, तीव्र गति से संपन्न होते हैं, तो इस प्रकार के प्रक्रम को हम कैसे प्रक्रम कहते हैं, स्वतः प्रक्रम भी कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रक्रम भी कहते हैं। और स्वतः प्रक्रम होने के कारण यह दूसरी दिशा में संपन्न नहीं हो सकते, यानी विपरीत दिशा में संपन्न नहीं हो सकते, अर्थात ये केवल एक दिशा में ही संपन्न हो सकते हैं। तो इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको इरिवर्सिबल यानी रिवर्स नहीं होने वाले प्रोसेसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 या 2 से अधिक गैसों को जब हम आपस में मिक्स कर देते हैं तो वो तुरंत मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, अब हम ये माने कि अगर ये अपने आप एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं, पृथक हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यह एक स्वतः प्रक्रम है। डिसोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इन सॉल्वेंट, जैसे हमने नमक को पानी में डाला, नमक को पानी में डालते ही घुल जाता है,
तो यह जो घुलना है, नमक का पानी में घुलना है, यह एक स्वतः प्रक्रिया है, स्वतः प्रक्रम है। ठीक है, तो इससे उल्टा यानी इसका रिवर्स प्रोसेस कि पानी से नमक का अलग हो जाना अपने आप संभव नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से एक्सपांशन ऑफ गैस इन वैक्यूम, ये एग्जाम्पल हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हम किसी गैस का निर्वात में प्रसार कराते हैं तो वो ऑटोमेटिकली होता है, स्वतः होता है, अपने आप होता है। परंतु अगर हम ये सोचें कि हम अब इस गैस को पुनः कंप्रेस कर दें, यानी कि पुनः इस गैस को अपनी वापस स्थिति में ले आएँ, पुरानी स्थिति में ले आएँ, इनिशियल स्टेट में ले आएँ बिना किसी बल के, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाते हैं? स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे यहाँ इस चैम्बर में यहाँ गैस है, यह चैम्बर यहाँ वैक्यूम है यानी निर्वात है, और यह एक बीच में पिस्टन है। तो गैस को जैसे ही हमने पिस्टन को छोड़ा तो गैस क्या करेगी? अपने आप प्रसार करेगी, प्रसारित होगी। प्रसारित होने के कारण ये पिस्टन भी आगे की तरफ खिसकेगा और आगे की तरफ खिसक कर लास्ट में एंड पॉइंट तक यानी फाइनल पोजीशन तक चला जाएगा, क्योंकि इससे आगे अब ये खिसक नहीं सकता। तो अब इस पे जब तक कि इस पिस्टन पे कोई विरोधी बल या कोई कार्य नहीं किया जाए, कोई विरोधी बल नहीं आरोपित किया जाए, तब तक यह पिस्टन अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस नहीं आ सकता। इस पर कोई कार्य करेंगे या विरोधी बल आरोपित करेंगे तभी यह पिस्टन वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा, यानी गैस का कंप्रेशन यानी संकुचन हो जाएगा। कब? विरोधी बल की उपस्थिति में। अपने आप ये स्वतः प्रोसेस नहीं होगा, इसलिए ये प्रोसेसेस क्या कहलाते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो हमने ये देखा। इसी प्रकार से दूध से दही जमना। दूध से दही जमना मतलब हमने दूध लिया और थोड़ी देर उसको गर्म नहीं किया तो उससे दही जम गया। अब दही जम गया तो दही से वापस दूध नहीं बन सकता, है ना। तो यह जो प्रोसेस हुआ, यह जो रिएक्शन हुई, ये इरिवर्सिबल हुई, अर्थात अनुत्क्रमणीय हुई, यानी इसको रिवर्स डायरेक्शन में हम वापस संपन्न नहीं करा सकते। अब हम देखते हैं कि जैसे ये है एक सिलेंडर है, सिलेंडर में यह एक पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर कुछ गैस की मात्रा भरी हुई है, और पिस्टन के ऊपर हमने कुछ वेट, भार रख दिए हैं। वेट रखने के कारण, भार रखने के कारण यह गैस का जो प्रेशर है वो पिस्टन के प्रेशर से संतुलित हो रहा है, यानी गैस का जो दाब है वो बाह्य दाब से संतुलित हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस पिस्टन पे से जो हमने वेट रखे थे, जो भार रखे थे, उनका थोड़ा थोड़ा अमाउंट, थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस भार को हम हटाना शुरू कर देते हैं। भार हटाना शुरू कर देंगे यानी जो विरोधी बल है, जो आरोपित बल है, उसको हम कम कर रहे हैं। आरोपित बल कम कर रहे हैं तो गैस का दाब आरोपित बल की तुलना में क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा और गैस धीरे धीरे एक्सपांड करेगी, यानी पिस्टन ऊपर की ओर खिसकेगा। और हमने इसका वेट यानी कि भार, इसके ऊपर जो पिस्टन के ऊपर भार रखे हुए थे और हमने अति सूक्ष्म मात्रा में हटाना शुरू कर दिया, तो पिस्टन जैसे जैसे हमने भार हटाया वैसे वैसे गैस का दाब बाह्य दाब की तुलना में गैस का दाब अभी ज़्यादा रहता है और इसलिए पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है। और हमने धीरे धीरे सारे वेट हटा दिए, तो सारे वेट हटाने के कारण गैस जो है उसने पूरी तरह से एक्सपांशन, जितना ये कर सकती थी उतना एक्सपांशन इसने कर लिया, यानी पिस्टन अपनी लास्ट फाइनल पोजीशन में पहुंच गया। अब यदि हम इन भार को, इन वेट्स को धीरे धीरे वापस इस पिस्टन के ऊपर रखते जाएं तो पिस्टन क्या होगा? गैस के दाब की तुलना में अब जो विरोधी दाब है ये बढ़ना शुरू हो जाता है, और बढ़ना शुरू हो जाता है तो पिस्टन पे वापस दबाव ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, तो पिस्टन वापस गैस को संकुचित करना शुरू कर देता है। और जिस तरह से हमने थोड़े थोड़े अमाउंट के दाब बढ़ाते गए, वैसे वैसे थोड़े थोड़े अमाउंट का वेट ज़्यादा बढ़ाते गए, वैसे वैसे पिस्टन नीचे की ओर खिसकता जाएगा और गैस में संकुचन होता जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनंत सूक्ष्म मात्रा में परिपार्श्विक अथवा तंत्र के चरों में परिवर्तन करने पर तंत्र जो है, तंत्र और परिपार्श्विक में साम्यावस्था रहती है, परंतु यह प्रक्रम थोड़े स्लो होते हैं, यानी कि मंद गति से संपन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह एक सिलेंडर है, ठीक है, गैस का सिलेंडर है। इस सिलेंडर में हमने भारहीन तथा घर्षणहीन यानी वेटलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन से फिट कर दिया, और अब इसके अंदर गैस की कुछ मात्रा हमने भर दी। माना गैस का दाब है P, गैस का दाब कितना है P,
और अब हमने पिस्टन पर अपोजिंग प्रेशर यानी विरोधी दाब लगाया। इस तरह इतना दाब लगाया कि विरोधी दाब और गैस का दाब बराबर हो गया। इसलिए ए कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में पिस्टन जो है वो संतुलित रह गया, यानी पिस्टन जो है वो इसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट कंडीशन में देखिए अपोजिंग प्रेशर या अपोजिंग फोर्स का मान प्रेशर ऑफ द गैस के प्रेशर के बराबर है। अतः हम ये कहेंगे कि तंत्र हमेशा परिपार्श्विक के साथ इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था में रहता है। अब सेकंड कंडीशन में देखिए हमने क्या किया। सेकंड कंडीशन में हमने ये किया कि जो अपोजिंग प्रेशर है, विरोधी दाब है, उसके मान में अनंत सूक्ष्म मात्रा में कमी कर दी। उसके मान में अनंत सूक्ष्म मात्रा में गैस के दाब की तुलना में कमी कर दी। पहले तो दोनों के प्रेशर बराबर थे, अब इसके मान में हमने थोड़ी सी अनंत सूक्ष्म मात्रा से दाब में कमी कर दी। दाब में कमी करने से क्या होगा, अब पिस्टन जो है गैस का दाब ज़्यादा है और अपोजिंग प्रेशर कम है, इसलिए पिस्टन ऊपर की ओर खिसकेगा, अर्थात गैस में एक्सपांशन यानी गैस का प्रसरण होता है। कितना, अनंत सूक्ष्म मात्रा में। कितना, मान लीजिए गैस ने अनंत सूक्ष्म आयतन से प्रसारण करना शुरू कर लिया, प्रसारित कर लिया। अब हम आगे और क्या करेंगे, मान लीजिए पिस्टन अब इस स्थिति में आ गया, ठीक है, और अब हमने गैस के दाब विरोधी दाब में और अधिक कमी करी, और अधिक कमी की तो क्या होगा, गैस का दाब फिर से विरोधी दाब की तुलना में बढ़ जाएगा और गैस ने फिर से अनंत सूक्ष्म आयतन से प्रसार कर लिया। इस तरह से धीरे धीरे अनंत सूक्ष्म हम कमी करते गए गैस विरोधी दाब में, और गैस का जो आयतन है वो अनंत सूक्ष्म रूप से बढ़ता गया यानी प्रसारित हो गया, और विरोधी दाब में अनंत सूक्ष्म कमी होती गई। तो ये सेकंड पोजीशन है जहाँ पिस्टन का जो विरोधी दाब है वो गैस के दाब की तुलना में अनंत सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, थर्ड कंडीशन में हम क्या देखते हैं, देखिए इन थर्ड कंडीशन यदि अपोजिंग प्रेशर को हम बहुत ज़्यादा घटा दें गैस के प्रेशर की तुलना में, गैस के दाब की तुलना में अपोजिंग प्रेशर को हम बहुत ज़्यादा कम कर दें, घटा दें, है ना, यानी गैस का अपोजिंग प्रेशर और कम कर दिया हमने, बहुत कम कर दिया, तो क्या होगा, गैस तुरंत तेज़ी से प्रसारित हो जाएगी, पिस्टन तेज़ी से ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, यानी गैस में फास्ट गति से, तीव्र गति से प्रसारण होगा। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन में तो फर्स्ट पोजीशन में तो दोनों के दाब बराबर थे, और सेकंड पोजीशन में पिस्टन का जो विरोधी दाब है वो गैस के दाब की तुलना में थोड़ा सा अनंत सूक्ष्म मात्रा में कम था, जिसके कारण पिस्टन ऊपर की तरफ खिसकता है और गैस में एक्सपांशन होता है, गैस का आयतन अनंत सूक्ष्म मात्रा से कम हो जाता है। थर्ड कंडीशन में हमने देखा कि सेकंड कंडीशन में ही हम देख रहे हैं कि जो गैस का आयतन है वो अनंत सूक्ष्म मात्रा से बढ़ गया था, और इस एक्सपांशन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल एक्सपांशन। अर्थात यदि हम पिस्टन के दाब में, विरोधी दाब में यदि हम अनंत सूक्ष्म मात्रा में वृद्धि कर दें तो फिर से ये पिस्टन नीचे की ओर खिसकेगा, यानी गैस का संकुचन हो जाएगा। अर्थात यह जो प्रक्रम हुआ यह कैसा प्रक्रम हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस हुआ, उत्क्रमणीय प्रक्रम। और इस प्रक्रम में हम थर्ड प्रोसेस में देखेंगे कि गैस के दाब के मात्रा अपोजिंग दाब की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक होने के कारण गैस तुरंत तीव्र गति से प्रसार करती है, और इस प्रसार को हम इरिवर्सिबल एक्सपांशन कहते हैं। यहाँ ये रिवर्सिबल हुआ क्योंकि हमने दोनों दाबों में जो अंतर है, गैस के दाब और विरोधी दाब में अंतर अनंत सूक्ष्म मात्रा में ही अंतर है, अर्थात विरोधी दाब गैस के दाब की तुलना में अनंत सूक्ष्म मात्रा में ही कम था, इसलिए गैस ने थोड़ा सा एक्सपांशन कर लिया, बहुत स्लो गति से किया, इसलिए इस प्रकार के एक्सपांशन को हम रिवर्सिबल कहेंगे। क्योंकि यदि वही दाब को हम, विरोधी दाब को यदि गैस के दाब की तुलना में अनंत सूक्ष्म मात्रा से अगर अधिक कर दें तो यह पिस्टन नीचे की ओर अनंत सूक्ष्म मात्रा, अनंत सूक्ष्म आयतन से खिसक जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, गैस का संपीड़न हो जाएगा। अर्थात इस प्रक्रम को हम उत्क्रमित कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, इसलिए ये प्रक्रम क्या कहलाते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। हम यहाँ देखते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं वो वाकई नेचुरल जो है प्रकृति में मौजूद नहीं होते हैं, है
है ना। ये आइडियल प्रोसेस होते हैं, आइडियल यानी आदर्श प्रक्रम होते हैं जिनकी हम एक कल्पना ही कर सकते हैं, जिनको बहुत विषम विकट परिस्थितियों में हम करवा सकते हैं, ठीक है। वैसे इम्पॉसिबल होता है आदर्श रूप में रिवर्सिबल प्रोसेस को स्थापित करना, है ना। ये केवल काल्पनिक ही होते हैं। रियल लाइफ में केवल किसी भी प्रोसेस को हम रिवर्सिबल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में हम रिवर्सिबल प्रोसेस कब बनेंगे, जबकि अपोजिंग प्रेशर विरोधी बल और प्रेरक बल में कितना अंतर हो, केवल अनंत सूक्ष्म मात्रा में ही अंतर हो। और अनंत सूक्ष्म अंतर को हम नेचर में बहुत मुश्किल से, किसी भी गुण में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन बहुत मुश्किल से संभव होता है, या ये कह दें असंभव ही होता है ना। तो इस प्रकार से हम ये जो गुणों में परिवर्तन है, अनंत सूक्ष्म मात्रा में गुणों में परिवर्तन बहुत कठिनाई से, या ये कह दें असंभव होता है। इसलिए जो रिवर्सिबल प्रोसेस हैं उनको हम आदर्श प्रोसेस कहते हैं, अर्थात ये केवल काल्पनिक प्रोसेस होते हैं जिनको कि हम सामान्य जीवन में अनुभव नहीं कर सकते, ठीक है। आप देखिए जैसे अब नेक्स्ट हम आते हैं इन दोनों प्रक्रमों में डिफरेंसेस पे, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। हमने पढ़ लिया कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं ये बहुत स्लोली, धीमी गति से संपन्न होते हैं, और इरिवर्सिबल प्रोसेस बहुत फास्ट यानी बहुत तीव्र गति से संपन्न होते हैं, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस होते हैं, स्वतः होते हैं, अपने आप होते हैं, ठीक है। और रिवर्सिबल प्रोसेसेस जो होते हैं, सेकेंड डिफरेंस देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रत्येक स्टेज पर तंत्र एवं परिपार्श्विक परस्पर हमेशा साम्य में रहते हैं, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में तंत्र एवं परिपार्श्विक साम्य में नहीं रहते हैं। तीसरा डिफरेंस, प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस को उत्क्रमित किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। कब? जब हम अपोजिंग फोर्स यानी विरोधी फोर्स को थोड़े से अनंत सूक्ष्म मात्रा में बढ़ा दें तो रिवर्सिबल प्रोसेस को उत्क्रमित भी किया जा सकता है, रिवर्स भी किया जा सकता है, यानी कि ये द्विदिशिक प्रक्रम हो गए, बाई डायरेक्शनल, दोनों दिशा में चलते हैं, है ना, ठीक है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों दिशा में चलते हैं, अग्र और पश्चिम दोनों दिशा में चलते हैं। जबकि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं ये केवल एक ही दिशा में संपन्न होते हैं, इनको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। चौथा डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस क्या है कि रिवर्सिबल प्रोसेस से हमें मैक्सिमम वर्क यानी अधिकतम कार्य प्राप्त होता है, और जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमें अधिकतम कार्य प्राप्त नहीं होता है, अधिकतम से कम प्राप्त होता है। फिफ्थ डिफरेंस क्या है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में परिपार्श्विक में कोई परमानेंट चेंज हुए बिना तंत्र जो है, सिस्टम है, वो वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, यानी परिपार्श्विक में, सराउंडिंग्स में कोई परमानेंट चेंज नहीं होता है। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में सराउंडिंग्स में परमानेंट चेंज आ जाता है, ठीक है। और परमानेंट चेंज जैसे दूध से दही जमना, तो दही से अब दूध वापस नहीं जमता, यानी एक परमानेंट चेंज आ गया, ठीक है। सिक्स्थ डिफरेंस है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं वो बहुत छोटे छोटे अनंत सूक्ष्म कंटिन्यूअस पदों में संपन्न होते हैं, यानी सतत पदों में संपन्न होते हैं, है ना, ठीक है। तभी वो रिवर्सिबल हुए कि अनंत सूक्ष्म छोटे छोटे पदों में और लगातार सतत पदों में संपन्न होने के कारण ही उन पदों को हम विपरीत भी, उस प्रक्रम को हम विपरीत भी कर सकते हैं, यानी रिवर्स भी कर सकते हैं, है ना। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो बड़े पदों में संपन्न होते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं संपन्न होता है।